बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 9 के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। लेक्चर नंबर 9 है हमारा जी, डिज़ाइनिंग डेटा सेंटर। आई एम श्योर बहुत सारे लोग ये डिज़ाइनिंग डेटा सेंटर का नाम सुन के बहुत सारे लोग एक्साइटेड हुए होंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारों ने डेटा सेंटर का नाम तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन बहुत सी कंफ्यूजन्स होंगी अबाउट डेटा सेंटर के भी। डेटा सेंटर के अंदर क्या होता है, डेटा सेंटर के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं, क्या डिज़ाइन इस्तेमाल होता है, हमें डेटा सेंटर क्यों चाहिए आज अपने नेटवर्क के अंदर। तो हम कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को डीमिस्टिफाई करें कि डेटा सेंटर के अंदर क्या यूज़ होता है, उसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज चल रही होती हैं, हमें डेटा सेंटर क्यों चाहिए, उसकी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो उस पर आज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 9। व्हाट इज़ डेटा सेंटर? डेटा सेंटर में हम बेसिकली अचीव क्या कर रहे होते हैं कि हम अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं जो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ करते हैं, चाहे वो हमारे पास जितने भी सर्वर्स हों, एप्लीकेशन सर्वर है, वेब सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है, जितने भी सर्वर्स हैं वो हम डेटा सेंटर के अंदर रखते हैं, ताकि हमारे जितने भी क्लाइंट्स के जितने भी ब्रांचेस हैं वो सब डेटा सेंटर के अंदर आएँ और अपने वहाँ से रिसोर्सेज कलेक्ट करें और वापस जाएं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज के सर्वर सेंट्रिक टू सर्विस सेंट्रिक। तो मीन जो पहले हम ब्रांचेस के अंदर सर्वर अपने रखते थे ताकि रिसोर्सेज लोकल हों, अभी हम ऐसा नहीं चाह रहे, हम सेंट्रलाइज सर्विस चाह रहे हैं। डेटा सेंटर के अंदर अपनी सारी सर्विसेज रखते हैं और क्लाइंट्स को बोलते हैं कि भाई डेटा सेंटर के अंदर जाओ, जो सर्विस आपको चाहिए वो ले लो, वहां से आप गैदर कर सकते हो। उसके बाद डिप्लॉयमेंट ऑफ वर्चुअल मशीन्स, जितनी भी वर्चुअल मशीन्स होती हैं वो भी सारा डेटा सेंटर के अंदर हम रखना चाहते हैं। हमारे पास जितने भी सर्वर्स होते हैं VMware के अंदर चल रहे होते हैं, देयर इज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड VMware जो कि हम यूज करके एक ही मशीन के अंदर, फिजिकली हमारे पास मशीन एक ही होती है, उसके अंदर हम ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं VMware के नाम से, और VMware के अंदर हम डिफरेंट सर्वर्स इंस्टॉल करते हैं जो डिफरेंट काम कर रहे होंगे। सो जस्ट थिंक ऑफ स्केलेबिलिटी कितनी ज़्यादा हो जाती है। सो रादर देन आपके पास फिजिकली 10 सर्वर्स हों, आपके पास फिजिकली एक ही सर्वर है, उसके अंदर VMware इंस्टॉल है, और उस एक VMware के अंदर आप 3 4 5 डिफरेंट एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर, डिपेंड ऑन कैपेसिटी। ऐसा नहीं है कि आपके वो जो एक फिजिकल मशीन है उसकी कैपेसिटी थोड़ी और आपने उसके अंदर 3 से 4 जो है वो सर्वर्स घुसे हुए हों, ऐसा नहीं हो सकता। सो अगेन डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट। अगर हमारे पास जो फिजिकल सर्वर है वो हाई कैपेसिटी का है तो यस इट कैन श्योरली अफोर्ड नंबर ऑफ सर्वर्स विद इन इटसेल्फ। तो उस एक फिजिकल मशीन को हम यूज करके उसके अंदर डिफरेंट वर्चुअल सर्वर्स मुख्तलिफ किस्म के रख सकते हैं। इमेजिन इससे कितनी ज़्यादा चीज़ें हासिल होंगी हमारे पास उसकी, क्योंकि फिजिकल सर्वर एक होगा तो हमारे पास पावर सेव होगी, उसकी हमें कूलिंग की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, उसकी स्पेस की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी वर्चुअलाइजेशन की टेक्निक से बच सकती हैं। उसके अलावा हम अपने नेटवर्क के अंदर, डेटा सेंटर के अंदर, रिमूवल ऑफ स्टोरेज फ्रॉम सर्वर, तो सर्वर के अंदर से हम स्टोरेज को निकाल देते हैं। देयर इज अनदर टेक्नोलॉजी कॉल्ड स्टोरेज एरिया नेटवर्क, एक फुल फ्लेज टेक्नोलॉजी है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। वो डाटा सेंटर के अंदर होती है, स्टोरेज डाटा सेंटर के अंदर अलहदा से होती है। तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके एम्प्लॉयज़ ने, अगर आपके कस्टमर्स ने, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, अगर कोई चीज़ स्टोर करनी है तो वो स्टोरेज एरिया नेटवर्क पर होती है। आपके जो सर्वर होते हैं वो मेनली कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपनी जॉब पर, जो भी उनको आपने दी है, चाहे वो डेटाबेस सर्वर है तो वो डेटाबेसेस को डील करेगा, एप्लीकेशन सर्वर है तो एप्लीकेशन को डील करेगा, वेब सर्वर है तो वेब ट्रैफिक को डील करेगा, उसमें स्टोरेज की डीलिंग नहीं होगी। उसके बाद डाटा सेंटर के अंदर क्रिएशन ऑफ वन वे, टू वे और फोर वे सर्वर्स, मीन सिंगल प्रोसेसर, डबल प्रोसेसर, 2 4 वे प्रोसेसर्स, हम डिफरेंट किस्म के सर्वर लगा सकते हैं। एंड डाटा सेंटर के हनोज variety of systems and technology including application server, blade servers and virtualization। ये blade servers क्या होते हैं? blade servers is a kind of server, लेकिन उसकी जो physically dimensions होते हैं
वो नॉर्मल सर्वर से थोड़े छोटे होते हैं ताकि वो रैक में इजीली फिट हो सकें। उनको हम ब्लेड सर्वर्स कहते हैं। So we could have like number of blade servers in our rack. So like 8 से 10 या 5 सर्वर हमारे पास ऐसे स्टैक हो सकते हैं, ब्लेड सर्वर्स। अब डेटा सेंटर के अंदर होता क्या है बेसिकली? लेट्स लुक एट द डिजाइन एस्पेक्ट विद इन द डेटा सेंटर के डेटा सेंटर में होता एक्चुअल क्या है। तो लेट्स से ये है जी हमारा डेटा सेंटर की बाउंड्री। अब बेसिकली क्या होता है कि लेट्स से सबसे पहले ये डेटा सेंटर की एंट्रेंस है। अब एंट्रेंस पे यहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी लगी होगी, जनाब फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, रेटिना स्कैन्स एंड ऑल दैट, प्रॉपर इसे सिक्योर्ड बनाया होगा। यहाँ पे इसके अराउंड जो है वो बार्ब वायर तारों वाली जो है वो तार पूरी बिछाई होगी। सारा इसे पूरा सिक्योर किया जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कस्टमर्स के इक्विपमेंट होते हैं, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स होते हैं। सिक्योरिटी ब्रीच ना हो जाए तो इसे फिजिकली प्रॉपरली सिक्योर किया जाता है। तो ये तो होगी हमारा फिजिकल लेआउट सिक्योरिटी वाइज। उसके बाद मेन जितने भी हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर हैं वो यहाँ पे अपने कनेक्शंस टर्मिनेट करते हैं। सो लेट्स से ये हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके कनेक्शंस टर्मिनेट हो रहे हैं। ये जी सर्विस प्रोवाइडर 1, सर्विस प्रोवाइडर 2, सर्विस प्रोवाइडर 3, सर्विस प्रोवाइडर 4, सर्विस प्रोवाइडर 5। इनके कनेक्शंस जी ये सर्विस प्रोवाइडर ने यहाँ डेटा सेंटर में टर्मिनेट किए हैं। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास हैं रैक्स कस्टमर्स के, जो कस्टमर डेटा सेंटर के पास आते हैं और बोलते हैं कि जी हमें इतनी स्पेस जो है वो दे दें, और डेटा सेंटर फिर उन्हें उतनी फिक्स अमाउंट चार्ज करता है, काइंड ऑफ लाइक रेंट पे देता है कि भाई ये आपको हम इतना चार्ज करेंगे इतनी स्पेस का। तो डिपेंड ऑन द साइज ऑफ कस्टमर, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट, आप उतनी स्पेस डेटा सेंटर से लीज पे या रेंट पे लेते हो। तो ये सारे हो गए हमारे पास डिफरेंट कस्टमर्स के रैक्स, उनकी जितने भी स्वीट्स हैं, जो जगह उनकी मुख्तस है अपने इक्विपमेंट वगैरह रखने के लिए। सो ये हो गए, लेट्स कॉल इट कस्टमर, सॉरी कस्टमर स्पेस। अब यहाँ पे क्या होगा कि डेटा सेंटर ने अपने कनेक्शंस लगाए होंगे। सो लेट्स से ये डेटा सेंटर्स के राउटर्स पड़े हैं, स्विचेस पड़े हैं, राउटर्स पड़े हैं। यहाँ पे डेटा सेंटर ने अपने कनेक्शंस लगाए हुए हैं। अब डेटा सेंटर क्या करेगा, फुल्ली कनेक्ट होगा सर्विस प्रोवाइडर से। हर एक सर्विस प्रोवाइडर के लिंक के साथ डेटा सेंटर का अपना लिंक जुड़ा होगा। अब आप डेटा सेंटर के पास जाओगे, आप कहोगे कि भाई मुझे सर्विस प्रोवाइडर लेट्स से सर्विस प्रोवाइडर 2 से एक लिंक चाहिए 100 मैग का या 200 मैग का, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो डेटा सेंटर क्या कहेगा कि ठीक है जी, आपको सर्विस प्रोवाइडर 2 से या सर्विस प्रोवाइडर 1 से या 3 से कोई भी सर्विस प्रोवाइडर का लिंक यूज करके डेटा सेंटर के कनेक्शन से आपको ये लिंक प्रोवाइड कर देगा। लेट्स से ये लिंक है जी 100 MB का, और डेटा सेंटर आपको कहेगा कि भी इस लिंक के जो है मैं $150 पर मंथ चार्ज करूंगा। अब ये चार्ज ऑब्वियसली हम सिर्फ एक डिफाइन कर रहे हैं, एक अंदाजा लगा रहे हैं, लाजमी नहीं है कि 100 मैग का लिंक $150 पर मंथ का हो। पर लेट्स अज्यूम कि डेटा सेंटर आपको कहेगा कि भाई 100 MB का लिंक आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं $150 पर मंथ पर। उसके अलावा आप एक और काम कर सकते हो, आप डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडर के पास जा सकते हो। लेट्स से हम गए सर्विस प्रोवाइडर 4 के पास, और सर्विस प्रोवाइडर 4 को कहा कि भाई रादर देन कि तुम डेटा सेंटर के पास तुम्हारा लिंक तो जा ही रहा है, तो तुम मुझे भी एक डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दो 100 MB का।
अब नॉर्मली अगर आप सर्विस प्रोवाइडर के पास डायरेक्ट जाते हो तो इट एंड अप कॉस्टिंग यू लिटिल बिट चीपर, आपको थोड़ा सा ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा। हो सकता है सर्विस प्रोवाइडर आपको कहे कि भाई मैं 100 MB के डायरेक्ट लिंक के आपसे $100 पर मंथ लूंगा। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा चीपर हो गया रादर देन, अब डेटा सेंटर ने अपनी भी कॉस्ट वगैरह बीच में प्रॉफिट एंड ऑल दैट ऐड करना है। लेकिन अगर आप सर्विस प्रोवाइडर के पास डायरेक्ट गए तो आपने डायरेक्ट वो जो लिंक, वो जो सर्विस प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है उसमें आपको वो लेट्स से चार्ज कर रहा है $100 पर मंथ के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे डेटा सेंटर में एक एरिया होगा, जैसे हमने कहा स्टोरेज एरिया नेटवर्क। जो कस्टमर्स बाय करेंगे, कस्टमर डेटा सेंटर के पास जाएगा, बोलेगा कि भी मुझे आपके स्टोरेज एरिया नेटवर्क में 1 TB 2 TB 3 TB जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी उतनी स्पेस चाहिए। तो वो डेटा सेंटर उसको अपने स्टोरेज एरिया नेटवर्क में एक जगह दे देगा, उस उतनी स्टोरेज की जो आपने उससे रिक्वायर्ड मांगी होगी, और वो फिर आपको चार्ज बता देगा कि भाई हम 3 TB या 4 TB के जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके इतने चार्ज करेंगे पर मंथ, एंड देन यू पे टू डेटा सेंटर और आपको वो लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। अब सर्विस प्रोवाइडर के हवाले से, जब आपने सर्विस प्रोवाइडर से ये लिंक लिया, आप इसी सर्विस प्रोवाइडर को कह सकते हो कि भाई तुम मुझे कनेक्टिविटी दे दो मेरी फलां फलां ब्रांच में। सो लेट्स से वी हैव अ ब्रांच हियर इन कराची, वी हैव अ ब्रांच हियर इन लाहौर। तो हम सर्विस प्रोवाइडर को कहते हैं कि भाई इसी सर्विस प्रोवाइडर जो 4 है जिसने हमें डायरेक्ट लिंक दिया है डेटा सेंटर के अंदर, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी सर्वर्स हैं जो हमारे अपने रैक के अंदर पड़े हुए हैं, वो लिंक 100 MB का सर्विस प्रोवाइडर 4 ने हमें प्रोवाइड किया है। तो यही सर्विस प्रोवाइडर 4 हमारे डिफरेंट लोकेशन को आपस में कनेक्ट करेगा। सो वी कुड हैव अ क्लाउड हेयर फॉर सर्विस प्रोवाइडर 4, और ये क्लाउड से हमारी कनेक्टिविटी हो जाएगी। ये हमारा सर्विस प्रोवाइडर 4। तो एक ही सर्विस प्रोवाइडर को यूज करके हमने अपने रिसोर्सेज को गैदर कर लिया। अब अगर लाहौर ने किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करना है तो लाहौर अपनी ट्रैफिक सर्विस प्रोवाइडर 4 को भेजेगा, सर्विस प्रोवाइडर 4 अपनी ट्रैफिक अपनी डेटा सेंटर में लेके आएगा, हमारे इस लिंक पर भेजेगा, और इस लिंक से हमारे रिसोर्सेज एक्सेस होंगे और हमारे लाहौर ब्रांच तक पहुंचेंगे। इसी तरह ये कराची ब्रांच में भी इसी तरह काम करेंगे। तो ये एक जनरल ओवरव्यू है डेटा सेंटर का। कुछ चीजें हमने छोड़ दी यहाँ पे, हमारे पास ड्यूल पावर इलेक्ट्रिसिटी के जनरेटर एंड कूलिंग एयर कंडीशनिंग होंगे। तो ये ड्यूल जनरेटर्स होंगे ताकि अगर एक जनरेटर ख़त्म हो जाए तो दूसरा चल पड़े। यूपीएस होगा, उसके बाद कूलिंग सिस्टम इसका अपना होगा, डिपेंडिंग ऑन डेटा सेंटर कि वो कौन सा कूलिंग सिस्टम यूज़ करता है। इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा। तो ये हो गया हमारा जनरल ओवरव्यू ऑन फ्रॉम द टॉप एक डेटा सेंटर से, कि डेटा सेंटर के अंदर क्या क्या कनेक्टिविटी चल रही होती है और बेसिकली डेटा सेंटर में होता क्या है। डेटा सेंटर का आर्किटेक्चर क्या होता है, ये है जी हमारे पास कैंपस का कोर। सो जो हमने कैंपस में के कोर पे जो स्विचेस थे वो इस क्लाउड के अंदर है, और ये हमें लेके जा रहे हैं कैंपस के डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और एक्सेस लेयर पे। अब रिकमेंडेशन ये है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने डेटा सेंटर को कितना बड़ा बनाना है, उसमें कितने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, कितने ज़्यादा सर्वर्स हैं, कितनी ज़्यादा उसमें ट्रैफिक जा रही है, कितनी ब्रांचेस आपके डेटा सेंटर की ट्रैफिक को एक्सेस कर रही हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दैट रिकमेंडेशन ये है कि आप डेटा सेंटर को भी 3 लेयर डिज़ाइन में बनाएं। सो जो हायरार्की डिज़ाइन हमने पढ़ा था, 3 लेयर हायरार्की, कोर, डेटा सेंटर एग्रीगेशन या डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेस लेयर, तो उसी में आप अपने डेटा सेंटर के डिज़ाइन को बनाएं। अब क्योंकि डेटा सेंटर हैवीली एक्सेसिबल होगा फ्रॉम द क्लाइंट्स आउटसाइड द वर्ल्ड, जितने कस्टमर हैं, जितनी ब्रांचेस हैं, उनमें से हर बंदा जितने भी जो भी रिसोर्सेज गैदर करेगा वो डेटा सेंटर से करेगा। तो वी मस्ट प्रोवाइड उसमें जो लिंक्स हैं, अपलिंक्स हैं डेटा सेंटर कोर और कैंपस कोर के बीच, और डेटा सेंटर कोर और एग्रीगेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के बीच, वो एटलीस्ट 10 गिग का हो। अगेन डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, गिग का भी हो सकता है अगर आपकी
टोटल ब्रांचेज ही दो दो या चार हैं और आपके इतने ज़्यादा कस्टमर नहीं है जो आपके रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं, तो यू कुड एंड अप प्रोवाइडिंग ओनली गीगाबिट इंटरफेस। लेकिन अगर आपकी ब्रांचेज बहुत ज़्यादा हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हैवी लोड के हिसाब से रहेगी, तो 10 गिग का लिंक रिकमेंडेड है। अगेन उसकी सारी कैलकुलेशन की जाती है कि कितनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें कौन सा लिंक इसे प्रोवाइड करना है। फिर उसके अलावा हमारे पास बैकअप डिस्ट्रीब्यूशन लेयर भी हो सकती है, ताकि अगर एक एग्रीगेशन लेयर या डिस्ट्रीब्यूशन लेयर किसी रीज़न से लिंक टूट जाए, ख़राब हो जाए, डिवाइस ख़राब हो जाए, तो हम अपनी सारी ट्रैफिक जो है वो बैकअप साइड पे भेज सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के बीच हमने ये बंडल की हुई है 10 गिग के 4 लिंक, यानी कि ये हमारे पास 40 गिग का ईथर चैनल है बिटवीन दीज टू डिस्ट्रीब्यूशन लेयर्स, और हमने उन्हें हाईली रिडंडेंट बनाया हुआ है, ड्यूल लिंक्स दिए हुए हैं डाटा सेंटर कोर की तरफ, और इसी तरह ड्यूल लिंक्स हैं हमारे कैंपस कोर की तरफ। अब डेटा सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस यूज करेंगे, फायरवॉल यूज करेंगे, आईपीएस आईडीएस यूज करेंगे। सो आईपीएस आईडीएस, एएसएज, उसके बाद नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल्स, उसके बाद हमारे पास हो सकता है एप्लीकेशन कंट्रोल इंजन की टेक्नोलॉजीज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कैशिंग की टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हैं, लोड बैलेंसिंग की टेक्नोलॉजीज यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मेनली हमारे पास लोड बैलेंसिंग में F5 लोड बैलेंसिंग की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये तो होगी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के डिजाइन में। उसके बाद फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन लेयर टू एक्सेस लेयर हमने ये 10 गिग के लिंक दिए, अगेन उन्हें सब्सक्राइब किया 10 गिग के लिंक से, बिकॉज हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ब्रांचेज इन रिसोर्सेज को एक्सेस कर रही हैं, इसलिए हमने यहाँ भी 10 गिग के लिंक दिए टू एक्सेस लेयर। और फ्रॉम एक्सेस लेयर टू द मशीन्स द सर्वर्स, ये हमने 1 गिग के लिंक दिए। ये सारे लिंक्स जो हैं वो 1 गिग के हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने 10 गिग के लिंक दिए कि ये लिंक 1 गिग के हैं, तो ये वाले लिंक हम 1 गिग से 1 गिग के नहीं दे सकते, क्योंकि ये ओवर सब्सक्रिप्शन में चले जाएंगे कि आपकी ट्रैफिक जो है वो मैचअप नहीं होगी। आपने जितना लिंक एक्सेस लेयर टू सर्वर को प्रोवाइड किया है उससे ज़्यादा होना चाहिए आपका अप लिंक जो है। फिर इसी तरह हमारे पास डिफरेंट एक्सेस लेयर स्विचेस हैं। हमारे पास ये एक्सेस लेयर स्विच कनेक्टेड है डिफरेंट सर्वर से, हमने यहाँ पे निक टीमिंग और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ की हुई हैं। उसके बाद हमारे पास ये एक और एक्सेस लेयर स्विच है जो हमारे ब्लेड चेसी ब्लेड सर्वर से कनेक्टेड है। ये हमारे पास एक और एक्सेस स्विच है जो वो भी ब्लेड सर्वर से कनेक्टेड है। हो सकता है ये दोनों ब्लेड सर्विस डिफरेंट एप्लीकेशंस को सपोर्ट कर रहे हो, या एक जो है वो वेब सर्विस को सपोर्ट कर रहा हो, एक जो है वो एप्लीकेशन को सपोर्ट कर रहा हो। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक और लेयर 3 को भी हम अकोमोडेट कर सकते हैं। सो रादर देन यूजिंग के हम यहाँ पे लेयर 2 स्विचेस यूज करें, हम लेयर 3 स्विचेस भी यूज कर सकते हैं और उनको भी सर्वर से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। लेयर 3 स्विचेस यूज करने से ये फायदा होगा कि स्पैनिंग ट्री जो है वो चला जाएगा, हमारी जो कन्वर्जेंस होगी वो बहुत ज़्यादा क्विक होगी देन स्पैनिंग ट्री। तो यहाँ पे क्योंकि हम प्रोटोकॉल्स राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे होंगे EIGRP या OSPF, उनकी कन्वर्जेंस मच मच फास्टर होती है देन अ स्पैनिंग ट्री। लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें कि अगर लेयर 2 और लेयर 3 की रिकमेंडेड जो एक डीमार्केशन पॉइंट है वो है बिटवीन एग्रीगेशन लेयर एंड एक्सेस लेयर, कि यहाँ पे ये पार्ट लेयर 3 होना चाहिए और ये हिस्सा आप लेयर 2 रख सकते हो। लेकिन केयरफुल कंसिडरेशन देनी है स्पैनिंग ट्री को, कि मेक श्योर करना है कि आप स्पैनिंग ट्री को प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करो। प्रॉपर रिकमेंडेड स्पैनिंग ट्री टू यूज इज रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, उसको आप यूज़ करें और उसको यूज़ करके अपने डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और एक्सेस लेयर के बीच की डिज़ाइनिंग करें। तो ये रिकमेंडेड है
कि यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर से ऊपर के जितने लिंक्स हैं वो राउटेड लिंक्स हों, लेयर 3 लिंक्स हों, उसके नीचे जो है वो लेयर 2 लिंक्स हो सकते हैं, लेयर 3 भी हो सकते हैं, बट रिकमेंडेशन इज अगर आपने लेयर 2 के प्रोवाइड करने हैं तो ये आपकी डिमार्केशन पॉइंट है टू यूज लेयर 3 बिटवीन लेयर 3 एंड लेयर 2। उसके बाद ये दो डिफरेंट किस्म के मैंने डिज़ाइन दे दिए। अगेन डेटा सेंटर की डिज़ाइनिंग बहुत से डिफरेंट तरीकों से की जा सकती है, डिपेंड ऑन कि आप उस वक्त क्या सोच रहे हो, उस वक्त क्या टेक्नोलॉजी आप लाना चाह रहे हो, कितने लिंक्स प्रोवाइड करना चाह रहे हो, आपके पास बजट कितना है। बट जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि हम बहुत सारे डिफरेंट सिनारियो से डेटा सेंटर को डिज़ाइन कर सकते हैं। सो वी कुड हैव ये एग्रीगेशन लेयर, हमारे पास ये 4 स्विचेस हैं। तो ये 4 एक्सेस लेयर स्विचेस रिडंडेंटली कनेक्ट हैं जी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के साथ। हर एक स्विच के ड्यूल ड्यूल लिंक्स हैं, अपने अपलिंक्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के साथ। और हमने क्या किया है कि हमारे पास वेब सर्वर्स जो हैं वो हमने एक स्विच को दे दिए, एप्लीकेशन सर्वर एक स्विच को दे दिए, और डेटाबेस स्विचेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमने उसको लोड बैलेंसिंग करके ड्यूल लिंक दे दिए ताकि लोड बैलेंसिंग होती रहे, या अगर एक लिंक फेल हो जाए तो दूसरे पे वो आप अपनी ट्रैफिक को सेंड कर सको। एंड देन ऑन द अदर साइड, इस कस्टमर के पास बजट कम है, इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकता, तो हमने क्या किया, ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के साथ दो स्विच दिए, ड्यूल अपलिंक दे दिया। उसे डेफिनेटली रिडंडेंसी चाहिए थी, हमने किसी तरह उसे कन्विंस कर लिया कि भाई रिडंडेंसी तो ले लो ना बेशक, क्योंकि अगर एक लिंक फेल हो जाएगा तो दूसरे पे एटलीस्ट आपके फेल ओवर तो चला जाएगा। और एक्सेस लेयर में हमने दो स्विचेस लगाए, और एक्सेस लेयर में हमने वेब सर्वर्स, एप्लीकेशन सर्वर और डाटाबेस सर्वर्स कनेक्ट किए। लेकिन डाटाबेस सर्वर्स क्योंकि यहाँ पे भी हमने ड्यूल कनेक्टिविटी दी थी, तो यहाँ पे भी हमने ड्यूल कनेक्टिविटी दे दी, सिर्फ हमने दो डिफरेंट स्विचेस से उसे कनेक्ट नहीं किया। सो अगेन, नंबर ऑफ वेज टू डिज़ाइन डेटा सेंटर आर्किटेक्चर डिपेंड ऑन कि आप उस वक्त कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को देख रहे हो, कुछ कितना आपके पास बजट कितना है, और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, सर्वर्स कितने हैं, अपलिंक्स कितने प्रोवाइड करने हैं, उस सब को ध्यान में रख के आप अपनी डिजाइनिंग के प्रोसेस को पूरा करोगे। नेक्स्ट, डेटा सेंटर डिजाइनिंग ट्रेंड्स। तो डेटा सेंटर जब शुरू हुए थे तो डेटा सेंटर 1.0 ये सबसे पहला काइंड ऑफ लाइक ट्रेंड था डेटा सेंटर का। उसमें क्या होता था कि हमारे पास एक टर्मिनल्स, जो हमारे, जिनको हम आज अपने टर्मिनल्स पीसीज कहते हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीसीज लगे होते हैं, टर्मिनल्स लगे होते हैं, लेकिन बैक डेज, ओल्ड डेज में उनको डम टर्मिनल्स कहते थे, उनको खुद कुछ भी नहीं पता होता था, उन्होंने जो भेजना था मेन फ्रेम को भेजना था। तो ये मेन फ्रेम डेटा सेंटर के अंदर है या लोकली अटैच है, जो भी हमारे पास एक पूरा जिसके अंदर सारे रिसोर्सेज हम रखते हैं, वो मेन फ्रेम के अंदर सारे अपनी ट्रैफिक भेजता था। जो भी उसके पास आप यूजर उसको जो भी कहता था वो सारा कुछ मेन फ्रेम को बोलता था कि भाई यूजर ने ये पूछा बताओ क्या करना है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, इसीलिए हम इनको डम टर्मिनल्स बोलते थे। तो ये था डेटा सेंटर 1.0। फिर उसकी एवोल्यूशन हुई, डेटा सेंटर 2.0 आया। उसमें क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट आया कि हमारे पास क्लाइंट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत सारे काम क्लाइंट खुद खुद ही कर लेता है, बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस क्लाइंट के अंदर खुद ही हो जाते हैं। तो क्लाइंट फिर आगे रिसोर्सेज मांगता है सर्वर से। सो ये क्लाइंट टू सर्वर कनेक्टिविटी, क्लाइंट टू सर्वर फॉर्म कनेक्टिविटी हमने प्रोवाइड की डेटा सेंटर 2.0 में। उसके बाद डेटा सेंटर 3.0 में वेरी वेरी न्यू टेक्नोलॉजीज, उसमें हमने वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी यूज़ की, VMware यूज़ किया, ब्लेड सर्वर्स यूज़ किए, स्टोरेज को सर्वर से निकाल के स्टोरेज एरिया नेटवर्क में ले गए, यूनिफाइड कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजी यूज़ की, यूनिफाइड फैब्रिक यूज़ की, और ये सब मिला के हमने एक डेटा सेंटर के अंदर रखा और सेंट्रलाइज किया हर चीज़ को अंडर वन रूफ काइंड ऑफ थिंग, और अपनी बाकी ब्रांचेस को बोला कि भाई यहाँ पे आओ और अपने रिसोर्सेज को एक्सेस करो, लेके जाओ। तो ये डिफरेंट ट्रेंड्स हैं डेटा सेंटर के, एक काइंड ऑफ एवोल्यूशन है फ्रॉम डेटा सेंटर 1.0, डेटा सेंटर 2.0 एंड डेटा सेंटर 3.0। सीसीडीए इतनी कवर करता है, देयर इज अ डेटा सेंटर 4.0 एज वेल, लेकिन उतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम इसे 3.0 तक ही रखेंगे कि 3.0 में
डिफरेंट टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी यूज होती हैं। उसके बाद देखते हैं कि डेटा सेंटर में हमारे पास हमने कहा कि रिकमेंडेशन है कि उसे भी 3 लेयर डिज़ाइन में आप डिज़ाइन करें। हम डिस्ट्रीब्यूशन और कोर लेयर को एक ही बना सकते हैं, लेकिन एक्सेस लेयर जो है वो सेपरेट ही रहेगी। अब डेटा सेंटर की जो एक्सेस लेयर का डिज़ाइन है, देयर कुड बी 3 डिफरेंट थिंग्स ऑन दैट। उसमें 3 डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। या तो वो हो सकता है लेयर 2 का लूप डिज़ाइन। अब लूप डिज़ाइन कैसा होगा? लेट्स से वी हैव दिस इज अवर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। दो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस हैं और ये हमारी कनेक्टिविटी जा रही है डेटा सेंटर कोर में। यहाँ पे हैं जी हमारे पास एक्सेस लेयर स्विचेस, और ये एक्सेस लेयर स्विचेस ड्यूली कनेक्टेड हैं, अपलिंक इनके हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के साथ। ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस के बीच में भी हमारे पास एक कनेक्शन है जो लिंक इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। अब ये हो गया यहाँ पे हमारे पास लूप, जिसमें हम स्पैनिंग ट्री यूज करेंगे इस लूप को तोड़ने के लिए, इस लूप से बचने के लिए। तो रिकमेंडेशन इज ऑलवेज यूज RSTP, क्योंकि कन्वर्जेंस टाइम RSTP का बहुत अच्छा होता है रादर देन अ कॉमन स्पैनिंग ट्री, नॉर्मल स्पैनिंग ट्री से। तो ये तो हो गया हमारे पास लूप डिज़ाइन, जिसमें हमारे पास लूप होंगे और हम उसमें स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को यूज करेंगे। अब लूप फ्री डिज़ाइन क्या होता है? लूप फ्री डिज़ाइन में हमारे पास क्या होगा कि वी हैव 2 डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस, और यहाँ हमारे पास हैं जी 4 एक्सेस लेयर स्विचेस। और हमने क्या किया कि इन 2 एक्सेस लेयर स्विचेस को आपस में कनेक्ट किया। यहाँ पे हमने दे दिया जी ईथर चैनल इन दो को कनेक्ट करने के लिए, और हमने रिडंडेंसी इस तरह से प्रोवाइड की कि एक लिंक यहाँ दिया इस डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच से, दूसरा लिंक दूसरे एक्सेस लेयर स्विच से दिया, इसी तरह इनको भी इसी तरह कनेक्ट किया। अब हमने यहाँ पे जब सर्वर्स कनेक्ट किए, सॉरी ये सर्वर हमारा थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, तो लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे 2 सर्वर्स हैं और इनकी रिडंडेंट कनेक्टिविटी है दोनों स्विचेस के साथ, और यहाँ पे भी हमारे पास 2 सर्वर्स हैं और रिडंडेंटली कनेक्टेड हैं दोनों एक्सेस लेयर स्विचेस के साथ। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको दे देंगे एक VLAN के अंदर। सो वी कुड हैव VLAN 20 here, और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे लेट्स से VLAN 30। अब ये लूप फ्री है क्योंकि हमारे VLAN की ट्रैफिक क्लाइंट से होकर जब यहाँ जाएगी तो ये ब्रॉडकास्ट होगी इस लिंक पर और इस लिंक पर। जब ये यहाँ पहुँचेगी तो ये राउटेड लिंक इसको यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है लिंक VLAN 30 में जा रहा है, और यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करेगा क्योंकि ये ईथर चैनल है, यहाँ पे तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल वैसे ही नहीं है। तो अगेन ये हमारी ट्रैफिक जो है वो उसमें लूप नहीं है इस डिज़ाइन के अंदर। सो लूप फ्री डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनेगा। उसके बाद नंबर 3 पर है हमारा लेयर 2 फ्लेक्स लिंक डिज़ाइन। अब फ्लेक्स लिंक डिज़ाइन क्या होता है? लेट मी जस्ट इरेज दैट। फ्लेक्स लिंक डिज़ाइन में क्या होता है जी कि we have our distribution layer switches, और उनके बीच है ये हमारे पास जी ईथर चैनल। रिमेंबर कि ये कनेक्टेड हैं ऊपर कोर से या डाटा सेंटर कोर से, और डाटा सेंटर कोर ऊपर कनेक्टेड है
कैंपस कोर से। यहाँ पे हमारे पास एक्सेस स्विचेस हैं दो। अब फ्लेक्स लिंक में क्या होता है, यहाँ दो सर्वर्स भी डाल देते हैं एक्सेस लेयर से जो कनेक्टेड है। ये हमारे सर्वर्स हो गए जी जो एक्सेस लेयर से कनेक्ट है। फ्लेक्स लिंक में ये होता है कि लेट्स से एक लिंक हमारा इस डिस्ट्रीब्यूशन लेयर से इस एक्सेस लेयर पे जा रहा है और दूसरा लिंक हमारा इसी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर से इस स्विच पे जा रहा है। ये तो हो गया हमारा एक नॉर्मल लिंक। फ्लेक्स लिंक में हम क्या करते हैं कि यहाँ इस स्विच से एक बैकअप लिंक हम यहाँ इंस्टॉल करते हैं इस स्विच पर, और यहाँ से हम बैकअप लिंक इंस्टॉल करते हैं इस स्विच पर। ये लिंक एक्टिव नहीं होते जब तक ये लिंक इस्तेमाल में हो रहे होते हैं। जब किसी भी रीजन से ये लिंक डाउन जाएगा, तार कट गई है या किसी भी वजह से ये लिंक डाउन चला गया, तो ये लिंक फौरन ही एक्टिव हो जाएंगे। इनको एक्टिव करने के लिए इस इंटरफेस पे जाके लेट्स, ये है हमारे पास फास्ट ईथरनेट 0/0 और ये है हमारे पास फास्ट ईथरनेट 0/1। तो हम फास्ट ईथरनेट 0/0 पर जाके हम कमांड देंगे स्विच पोर्ट बैकअप इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1। हम इस इंटरफेस में बता रहे हैं कि भी तेरे पास एक बैकअप लिंक भी है, अगर किसी भी रीजन से डाउन हो जाए ये वाला लिंक तो फौरन ही ट्रैफिक को 0/1 पर भेज दो। लेकिन इसका कन्वर्जेंस टाइम फ्रॉम 1 to 2 सेकेंड होता है, सो नॉट अ ग्रेट, लेकिन हम इस तरह का डिज़ाइन भी यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा सेंटर के अंदर। उसके बाद है जी डेटा सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोर लेयर डिज़ाइन। अगेन डिपेंड ऑन कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। डेटा सेंटर की डिस्ट्रीब्यूशन और कोर लेयर को हम सेपरेट भी कर सकते हैं और इनको एक कंबाइन करके डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोर लेयर स्विच एक ही स्विच में दे सकते हैं। उसमें रिकमेंडेशन है कि यूज़ मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस, एक से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस यूज़ करें ताकि उसमें रिडंडेंसी हो। अगर एक स्विच किसी वजह से डाउन हो जाता है तो दूसरा स्विच उसको टेक ओवर कर सकता है। यूज़ RSTP बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेस लेयर, तो डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेस लेयर के बीच RSTP यूज़ करें क्योंकि उसकी कन्वर्जेंस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है रादर देन नॉर्मल स्पैनिंग ट्री। एक्टिव एक्टिव यूज़ कर सकते हैं या स्टैंड बाय एक्टिव स्टैंड बाय को फेल ओवर यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से वी हैव these distribution switches जिनके अंदर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल या फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है। इट कुड बी HSRP, इट कुड बी VRRP, इट कुड बी GBLP, सॉरी GLBP। मैं बार बार पता नहीं इसे GBLP क्यों बोल जाता हूँ, लेकिन GLBP, इनमें से कुछ भी हम यूज करके वो यहाँ पे इन डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस पे कॉन्फ़िगर करते हैं। और उनमें मेनली क्या होता है, हमारे पास एक वर्चुअल IP एड्रेस होता है जो कि इन स्विचेस को हमने दिया होता है। तो ये जब कनेक्टिविटी होती है एक्सेस लेयर स्विच के साथ, और एक्सेस लेयर स्विच के साथ डिफरेंट सर्वर्स जब अटैच होते हैं तो सर्वर्स को हम वो वर्चुअल आईपी एज अ डिफॉल्ट गेटवे प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम GLBP यूज कर रहे हैं तो वो लोड बैलेंसिंग कर सकता है बिटवीन दीज टू डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस। अगर HSRP कर रहे हैं तो उसमें भी डिफरेंट तरीके से लोड बैलेंसिंग की जा सकती है यूजिंग डिफरेंट VLANs। लेकिन नॉर्मल अगर आप एक ही VLAN के अंदर HSRP यूज कर रहे हैं तो उसमें आप लोड बैलेंसिंग नहीं कर सकते। उसमें सिर्फ एक जेनेरिक एक आप वर्चुअल आईपी एड्रेस एज अ गेटवे देते हो और बस उस पर जो भी आपका प्राइमरी आपका होता है, एक सेकेंडरी स्टैंड बाय पे होता है स्विच। तो जो भी आपका एक्टिव स्विच होगा, प्राइमरी स्विच होगा, उस पर ट्रैफिक जाएगी। अगर किसी वजह से वो लिंक या वो फेल हो जाता है तो आपका स्टैंड बाय या सेकेंडरी स्विच है वो टेक ओवर कर लेता है, वो प्राइमरी या एक्टिव बन जाता है, तो उस पर सारी ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम डिफरेंट VLANs कॉन्फ़िगर करें और हम एक VLAN
हम कहते हैं कि भी ये वाला स्विच है ये VLAN 10 के लिए एक्टिव है या प्राइमरी है, और ये वाला स्विच जो है वो VLAN 20 के लिए एक्टिव है। तो हम इस तरीके को यूज़ करके थोड़ी बहुत लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं HSRP के ज़रिए। लेकिन GLBP को यूज़ करके, ये दोनों सिस्को प्रोप्राइटरी हैं, GLBP को यूज़ करके हम प्रॉपर लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं विद इन द VLAN एज वेल। उसके बाद यूज़ लेयर 3 बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोर। सो डिस्ट्रीब्यूशन और कोर के बीच जो आपके लिंक होंगे वो लेयर 3 रिकमेंडेड हैं, और उससे नीचे ये जो है लेयर 2, हमने डीमार्केशन पॉइंट की बात की थी कि डीमार्केशन है फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच। यूज लेयर 3 बिटवीन डेटा सेंटर कोर एंड कैंपस कोर। तो डेटा सेंटर यहाँ पे हमारे पास, अगर ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है तो ये हमारे पास डेटा सेंटर का कोर है, और ये कोर आगे कनेक्ट है कैंपस कोर के साथ। तो ये भी लेयर 3 होना चाहिए, दैट्स द रिकमेंडेशन। बिकॉज आप ये नहीं चाहोगे कि यहाँ पे आप स्पैनिंग ट्री चला रहे हो और स्पैनिंग ट्री ने आपका पूरे का जो है भट्टा जो है वो ख़त्म किया हुआ हो, आपके पूरे नेटवर्क का जो है वो सत्यानाश की हुई हो। तो इसलिए हम लेयर 3 यहाँ पे यूज़ करेंगे, लेयर 3 का कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे। लेयर 3 स्विचेस यूज़ करने चाहिए हमें अपने डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में और कोर लेयर में, क्योंकि हम यहाँ पे लेयर राउटिंग यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए लेयर 3 स्विचेस जो हैं वो राउटिंग कैपेबल होते हैं। इसलिए लेयर 3 स्विचेस आर डेफिनेटली वी हैव टू यूज़ लेयर 3 स्विचेस इन आवर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर एंड कोर लेयर। और उसके अलावा हम इन स्विचेस के अंदर डिफरेंट सर्विसेज मॉड्यूल्स यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले बात की कि डिस्ट्रीब्यूशन लेयर एग्रीगेशन लेयर के अंदर हमारे पास फायरवॉल का ASA का मॉड्यूल हो सकता है, नेक नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल का मॉड्यूल हो सकता है, IPS IDS का मॉड्यूल हो सकता है। सो हमारे पास जो बड़े स्विचेस हैं लाइक 6500 स्विचेस, उसके अंदर डिफरेंट किस्म के मॉड्यूल्स इंस्टॉल होते हैं। तो हम वो मॉड्यूल्स देकर अपने डिफरेंट सर्विसेज इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के अंदर। उसके बाद है सर जी चैलेंजेस इन डिज़ाइनिंग डेटा सेंटर। तो दे आर डिफरेंट चैलेंजेस के डेटा सेंटर के डिज़ाइनिंग के अंदर हमें कौन कौन सी मुश्किलात या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी चीज़ों को केयरफुली कंसिडर करना पड़ता है। तो उसमें सबसे पहले है तो जी पावर। डेफिनेटली रिडंडेंट पावर होती है, UPS होता है, सोलर पैनल बड़े बड़े लगे होते हैं ताकि किसी भी वक्त किसी भी कस्टमर का इक्विपमेंट वो उसको डाउन टाइम नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ पावर। अगेन डिपेंड ऑन कि आप उन्हें कितना पे कर रहे हो। उनके पास ऐसे भी रैक्स हो सकते हैं जो ड्यूली पावर कनेक्टेड ना हो, वो शायद थोड़े सस्ते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पावर रिडंडेंटली कनेक्टेड मिलती है। उसके बाद कूलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हमारे पास जितनी भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं, राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सब हीट जनरेट करती हैं, लेकिन उन्हें कूल डाउन करने के लिए डेटा सेंटर के अंदर कूलिंग के मैकेनिज्म्स इंस्टॉल होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के कूलिंग फैक्टर्स इंस्टॉल होते हैं जो कि हमारी डिवाइसेस को के टेम्परेचर को ऑन ऑप्टिमम लेवल, नॉर्मल लेवल में रखने में मदद देते हैं। स्पेस डेफिनेटली रिक्वायर्ड है क्योंकि कस्टमर के रैक्स इंस्टॉल होंगे, सर्विस प्रोवाइडर की एक कैबिनेट्स इंस्टॉल होंगे जहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर अपने लिंक्स टर्मिनेट कर रहा है। तो ये हमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी डेटा सेंटर के अंदर, और बहुत सारे कस्टमर आके अपने स्वीट्स और रैक्स अपने यहाँ पे रेंट करेंगे या लीज करेंगे या बाय करेंगे। डेटा सेंटर डेफिनेटली स्केलेबल होना चाहिए। डेटा सेंटर की मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। उनके जो डेटा सेंटर के मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अटैच हैं, वो मैनेजमेंट उनको सॉफ्टवेयर बता सके कि भाई फलां जगह पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, या फलां जगह पर कूलिंग ज़्यादा नहीं मिल रही है, या फलां रैक में पावर जो है वो डाउन हो गई है, वो UPS पे चली गई है, या उसमें एक प्राइमरी पावर अब जो है वो फेल हो गई है, सेकेंडरी पावर पे चली गई है। ताकि वो डेटा सेंटर डिफरेंट मेजर्स ले सके उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कि अगर प्राइमरी फेल हो गई है तो उसे रिपेयर किया जा सके या उसे रिप्लेस किया जा सके ताकि प्राइमरी दोबारा वापस आ जाए। तो इस तरीके से उसकी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद वर्चुअलाइजेशन की डिफरेंट टेक्निक्स जो यूज़ हो रही होंगी, काइंड ऑफ लाइक VMware जो सर्वर्स के अंदर यूज़ हो रहे हैं, तो वो भी डेटा सेंटर के अंदर एज अ वन ऑफ द चैलेंज के वो आपने किस तरह से यूज़ करना है, कितनी वर्चुअलाइजेशन को आपने कितना
लोड बैलेंसिंग करनी है, कितने सर्वर्स इंस्टॉल करने हैं, कितनी स्पेस चाहिए, ये सारे चैलेंजेस हम डेटा सेंटर की डिज़ाइनिंग के दौरान हमें जहन में रखने चाहिए। तो दैट्स इट, यहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ डेटा सेंटर की डिज़ाइनिंग। हम इसे बहुत ज़्यादा लंबा लेके जा सकते थे, बट रियली एंड ट्रूथफुली एज अ CCDA आपको ये मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया। आपकी CCDA के बुक में इतनी ज़्यादा डिटेल से डेटा सेंटर की डिज़ाइनिंग मेंशन नहीं की गई है। CCDP की जो आपकी बुक है उसके अंदर डेटा सेंटर को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, वर्चुअलाइजेशन को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया गया है, लेकिन CCDA में सिर्फ जेनेरिक एक डिज़ाइन मेन दिखाया गया है एंड दैट्स इट। उसके कुछ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पर बात की गई है और उससे ज़्यादा नहीं दिखाया गया। लेकिन जहाँ पे हमने डेटा सेंटर को डिटेल में देखा, आपको समझाने की कोशिश की कि डेटा सेंटर एज अ ओवरऑल होता क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं और उसको डिज़ाइन करते वक्त कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उसके डिज़ाइन एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं और कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है when you have data center designing in front of you. होपफुली आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। खुदा हाफिज़।